डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे हम लोग। ये दो पैरेलल इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, तो इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, दोनों के लिए हम जब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर जो होता है वो होता है आपका कितना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन r, या r क्या है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द वायर, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन d, एंड डिस्टेंस है या फिर r, हमने डिस्टेंस का लिया r। तो अब मान लेते हैं व्हेन I1 सॉरी जब हम मान लेते हैं F/L की जो वैल्यू हो, अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, I1 I2 कितना हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, R जो हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो F कैलकुलेट कर F/L कैलकुलेट किया जाए तो कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो यानी 2 I1 I2 ये सारा सब कितना हो गया 1 हो गया। यस सर। ये हो जाएगा 2 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं हो जाएगा, यानी कि 2 into 10 to power -7 न्यूटन। या भाई कितना आ जाएगा 2 into 10 power -7 न्यूटन। ये सिंपल देख लेते हैं बात में। हमने कहा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर जो हमने कैलकुलेशन कर लिया था F/L की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन r, तो I1 I2 जो है अगर बंद करना है मुझे 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर की कैलकुलेशन करना है, तो हमें अगर I1 I2 का 1 होगा जब r डिस्टेंस दो वायर हो, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर हो, और उनपे जो लगने वाला फोर्स है पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगे 2 into 10 power -7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो 1 एम्पियर की यहाँ से डिफिनेशन आ गई कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर प्लेस्ड इन वैक्यूम which are kept away from a distance of 1 meter and they are experiencing a force of 2 into 10 power -7 newton. The current then flowing in each of the wire will be 1 ampere। यानी कि दो वायर है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, वो फ्री स्पेस में रखे हुए वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रही है। यदि दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है 2 into 10 power -7 न्यूटन का फोर्स लगे, तो उस समय दोनों वायर में जो करंट फ्लो होगी वही होगी 1 एम्पियर। समझ में आया? तो 1 एम्पियर इज द करंट flowing in each wire of the system of two wires which are infinitely long placed in vacuum, and the distance between these wires is 1 meter, which experiences a force of 2 into 10 power -7 newton। हाँ 2 into 10 power -7 न्यूटन का अगर फोर्स लगे या वैक्यूम में रखे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो दोनों वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना होगा 1 एम्पियर होगा। अब वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो दोनों ही हो सकता है, बट उसका अमाउंट कितना चाहिए 2 into 10 power -7 न्यूटन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। Yes, 1 ampere is that current which is passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum, causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power -7 newton per meter length of conductor। ये हो गया 1 meter is that current which if passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum, causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power -7 newton per meter length of the conductor। पर मीटर लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वही लगेगा, यही F/L 2 into 10 power -7 न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट्स, यदि दोनों ही वायर्स में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, if the current flowing in the both wires is in the same direction, then the field pattern will be like this। यहाँ पे सर्कुलर होंगे और इस तरह से यहाँ पे ये क्लोज लूप्स बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह का होगा जब दोनों में करंट क्या होगा सेम डायरेक्शन में, और if the current in the both wires is in opposite direction, एक ऊपर की तरफ मान लेते हैं दूसरे नीचे की तरफ करंट है, तो फिर यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग्स बनेगा ये इसी तरह से होगा, और यहाँ पे जो होगा रिंग्स सर्कुलर रिंग्स बनेगी वो उसी तरह का डायरेक्शन रहेगा, और जो अगर इन बिटवीन इन दोनों वायर्स के बीच में जो होगा एकदम मिडिल में कहें तो मिडिल में जो स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल फील्ड जो है स्ट्रेट जाएगी, और बाकी थोड़ा सा किनारों पे थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, इस वाले वायर की तरफ इधर बेंड हो जाएगी, इस वाले वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर बेंड हो जाएगी। ठीक है? अब ये 3D फिगर में है तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये दोनों वायर मेरे हैं दोनों सीधे सीधे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक बीच में ऐसे जाएगी और किनारों पे इस तरह से कर्व हो जाएगी। जैसे ये दोनों वायर हैं, जैसे ये दोनों जो इसका चश्मे का जो ये दोनों वायर हैं इनके बीच में इस तरह से होंगे और बीच में एकदम सेंटर में इस तरह से, ये 3D है तो 3D में इस तरह से ये सेंटर में वो स्ट्रेट होगी मैग्नेटिक। ओके, तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
खाली रेक्टेंगुलर लूप है। लूप कैसा है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर नहीं। रेक्टेंगुलर लूप है, तो एक रेक्टेंगुलर लूप हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा है, इसका नाम रख देते हैं PQRS। ये PQRS हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, इसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से रखते रहते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखेंगे तो क्या हो, तो अब जरा दिखा रहे यहाँ पे मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर है n कैप। एरिया वेक्टर क्या है? n कैप है। यहाँ पे ये हमारा जो है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा थीटा है, वैसा दिखाई कम दे रहा है। ये जो एंगल होगा कितना होगा? थीटा। किसके बीच में? कॉइल का जो साइड है, ये क्यूआर साइड है समझ लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और ये थीटा कॉइल के रोटेट होने पर क्या होगा? कॉइल इस तरह से रोटेट होगा तो थीटा क्या होगा? चेंज होगा, कम या ज़्यादा होगा ना। ये थीटा क्या होगा? चेंज, कम या ज़्यादा। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं एक एक पर। ये जो ये वाला पोर्शन है, जैसे कि मोबाइल है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हॉरिजॉन्टल इस तरह से है, क्लियर है। अब यहाँ पे इस कॉइल को हम कुछ इस तरह से रखते हैं, तो ये वाला पोर्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के चाहे जैसे वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये वाली जो साइड होगी हमेशा क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है ना, ये वाली साइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, तो देखा जाए इस पर अगर हम फ्लेमिंग्स का कौन सा लेफ्ट हैंड फोर्स के लिए लगा निकालते हैं ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगाएंगे, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे इस साइड पर, और इसी साइड पर नीचे जो लगेगा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मान लेते हैं यफ आर क्यों लगेगा। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं यहाँ से इस तरह से फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं इस तरह से फ्लो होगी, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अब लगाइए, तो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जाएगा। क्या करेंगे? देखिए फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे फील्ड की डायरेक्शन ऊपर का डायरेक्शन तो ये होती है ना। यस सर। और करंट की डायरेक्शन इधर होगी, फोर्स क्या लगेगा? अपवर्ड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तो इस तरह से देख रहे हैं ये वाला फोर्स, अब इस पर लगने वाला इन दोनों पे यू यानी आर क्यू, और इसका नाम रख देते हैं एफ सी क्यू। पी एस है ना, एफ पी एस, तो एफ पी एस एंड एफ आर क्यू आर अपोजिट टू ईच अदर एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। तो ध्यान दें, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा ये एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। यस, समझ में ऊपर की तरफ लगेगा नहीं लगेगा। ये वाला फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन होगी, इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो इसके ऊपर की तरफ होगा आपका फोर्स की डायरेक्शन। तो ये देखा जाए क्या एफ आर क्यू जो होगा और एफ पी एस होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? सेम है। तो दे विल नाइदर प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन नाइदर दे ट्रांसलेशनल मोशन, ना ट्रांसलेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करेंगे ना ही रोटेशनल मोशन। ये जो बी ये होता है ना, मिडिल फिंगर का होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन ना, तो लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या इधर है, तो जब फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में, करंट की डायरेक्शन इस साइड में जाएगा, ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से फोर्स किधर लगेगा? ऊपर साइड में लगेगा ना। अब नीचे वाले अरे ये फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, करंट की डायरेक्शन नीचे वाले, अरे सर ऐसे सर इस तरह से नीचे वाले में इधर करंट की डायरेक्शन इधर है और फील्ड की करंट की डायरेक्शन इधर है, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की तरफ फोर्स नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक इधर है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब यहाँ 3D में करंट इसी डायरेक्शन में, करंट इस तरह से इसी डायरेक्शन में, तो लगने वाला फोर्स होगा ऐसे करो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फोर्स नीचे की तरफ है। 3D है ना, कैसे दिखा रहा है? समझ गए। चलो अब बात करें हम इस पर PQ और RS पे बात करें, तो PQ पर ये वाला करंट की डायरेक्शन होती है ना, और फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी इस तरह से, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर है, फील्ड की पहले की डायरेक्शन है अंदर लगेगा, और ये उल्टा रहेगा, अंदर की तरफ लगेगा ऐसे ना, और ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये हम जो है ना उस साइड में जा रहे हैं ना, यानी अंदर की तरफ चले जाएगा उस तरह का मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह है। या मान लीजिए या PQ या FQP, FQP लगेगा, या इस वाली साइड में देखा जाए, इस साइड फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स इधर क्या बाहर की तरफ लगेगा, इस पर लगेगा ये जो फोर्स, ये होगा F
मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं SR, FSR। हाँ, तो देखते हैं आगे। अब ये वाले दोनों फोर्स FQP और FSR क्या सर, ये दोनों एक दूसरे के एरिया अपोजिट हैं, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक ही बॉडी पर काम कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में। ये इधर अंदर, ये अंदर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ, समझना? ये अंदर ले जा रहा है, ये वाला बाहर की तरफ। वो वाला बाहर कहां बाहर ले जा रहा है? PQ में। अरे डायरेक्शन नीचे की तरफ करंट की है। हां, तो करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे है, इधर अंदर जाएगा, ऐसे है। लेफ्ट के देखो ना, ये डायरेक्शन हो गई, आई फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम इधर है, अंदर जा रहा है ना। राइट हैंड यहाँ पे, यहाँ ये करंट है। हां, राइट हैंड से देखो, ये करंट। हां, ये करंट, ये वाली करंट है सर। अच्छा हां, अच्छा ये वाली करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका बाहर हो गया सर, बाहर। और सर अपोजिट साइड नीचे तरफ, हां इधर कवर हो जाएगा उधर। चलो सर, ये हो गया बाहर। बाहर के लिए कैसे नीचे सर, इस तरह से। हां, इसमें ऊपर, इस पे ऊपर जाए इधर कर लो। हां सर, कहीं हां, वीडियो खराब हो गया सर, वीडियो खराब हो गया यार, रुक जाओ, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं खराब होगा, वो हो जाता है। तो समझने वाले वीडियो देखने वाले देखेंगे ना, हाँ कैसे करना है। FQ2P बाहर की तरफ एक बार फिर से देखते हैं। ये जो होती है फील्ड होती है ना, अच्छा ये फील्ड होती है और ये करंट डायरेक्शन, ये बाहर भी लगेगा। हाँ गुड, हाँ ये फील्ड होता है और ये करंट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे फील्ड है और ये करंट डायरेक्शन, यहाँ अंदर की तरफ लगेगा। अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर ही बनाए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस साइड नहीं दिख रहा है, चलो बाहर ही बनाते हैं। बस समझ लें कि ये वाला क्या होगा, बाहर खींच रहा है, ये वाला क्या है, अंदर फोर्स करेगा। तो इस तरह से रोटेट करने की हमारे कॉइल को कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इनका दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो हम इधर देखो, जब दो फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हो ना, इक्वल हो और अपोजिट हो, तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, यानी इसे मूव नहीं करा सकते, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। हाँ, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं। सो दीस टू फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल। इनको क्या कहते हैं हम, कपल। ये तो कपल फॉर्म करते हैं। और कपल में क्या होता है कि जो टर्क होता है, जब टर्क प्रोड्यूस होता है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लग जाता है। तो हम बात कर रहे हैं फोर्स का। मान लीजिए एक कॉइल है, कॉइल मतलब इस वाले शीट की बात कर रहे हैं ना, ये वाला, इसी के मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये करंट की डायरेक्शन, और ये फील्ड की, ये वाली जो उंगली है फील्ड की डायरेक्शन, और ये मिडिल वाली उंगली क्या है, थंब की। तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन। बात समझ में आई? अब क्लियर है? ये इस कॉइल पे रखो ना, करंट हो गया, इसी साइड है, इसे यही है ना करंट का, और ये फील्ड की डायरेक्शन है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स, क्योंकि फील्ड इस तरह से है। हो गया क्लियर? अभी भी डाउट है? अरे कॉइल लो, कॉइल को करंट की डायरेक्शन साइड है ना, यही वाली साइड, यही साइड है ना, इस पे करंट वाले पर रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। उसी तरह से नीचे वाले पे करो, नीचे वाले पे करंट यहाँ रख दिया, मैग्नेटिक ये रख दिया, फील्ड रख दिया, इसको किधर रखते, ये होगा ना करंट की डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है, यहाँ इधर से इधर जा रहे करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन। इस पर जो फोर्स लगेगा इधर जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये फील्ड की डायरेक्शन। ये 3D में ना बहुत ही प्रॉब्लम है, करंट जा रहा है, नीचे जा रहा है करंट, हां इससे करंट जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है करंट, सर जा रहा है ऐसे किससे, करंट जा रहा है नीचे, हां मिडिल फिंगर नीचे, इसमें नीचे की तरफ रहेगा, फिर ये वाला इस नाम बहुत ही टफ है, इतना आसान भी नहीं है। एक बार देखो हां इस पे था ना, इस तरह से रखे थे, इस पे यहाँ रखना पड़ेगा ना, इस तरह से रखेंगे, ये इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये दोनों दूसरा कंपोनेंट, इसका नाम रख देते हैं हम RQ और इसका नाम क्या है FPS। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट में है, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो कोई रोटेशनल इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा इस वाले पे किधर लगेगा, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, फील्ड इधर है, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं ये इधर इस साइड लगेगा, तो ये FQP कर लेते हैं, FQP। और इधर जो फोर्स लगेगा, करंट
ऊपर की तरफ है, फील्ड इधर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ, ये वाला अंदर की तरफ लगेगा। ये हो जाएगा आपका F, आगे क्या F, इसका नाम SR, FSR तो लिख लीजिए। अब कुछ चीज़ों को लिखना होगा, नोट करना होगा, तो उसे नोट कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं, ऊपर लगने वाला फोर्स है FRQ है, यानी इस RQ वाले साइड पे जो लग रहा है फोर्स उसे हम FRQ माना है, और नीचे वाली साइड पे है PS वाली साइड पे तो FPS माना है। तो FRQ निकालने के लिए फार्मूला होता है I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B होता है फार्मूला। L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ है वो B है, और यहाँ पे ये वाली लेंथ क्या है, L माना है, तो हम पहले B वाला है, यहाँ पे लगेगा I वेक्टर B क्रॉस कैपिटल B यानी मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से हम देखें नीचे वाले पे जो FPS है वो भी जो है इसी तरह का हो जाएगा। FPS का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, FPS का मैग्नीट्यूड यानी मॉड में रहते हैं, वो भी IBB साइन थीटा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड देख रहा है सेम आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो लिखेंगे सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द FRQ एंड FPS are same and they are in opposite direction, acting on the same line of action. Therefore, they will not produce any rotational or translational motion. ना rotational motion करेंगे ना translational motion। तो एक बार लिख लीजिए कि since the FRQ and FPS are in opposite direction, कितना लिखने के बाद लिखेगा since FRQ and FPS are in opposite direction and their magnitude is same and their magnitude is same, therefore they will cancel out each other, so they will cancel out each other because their line of action is same, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम। यानी ये वाला हो गया जीरो, अब इन पे बाकी नहीं करके इनका इफेक्ट क्या हो गया, समझिए जीरो हो गया इनका इफेक्ट। तो इनका इफेक्ट जीरो हो गया, तो अब हम बात करेंगे उसके आगे का जो अगला पोर्शन है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना क्या, FQP, यानी ये वाला फोर्स कितना लगेगा, बाहर की तरफ कितना खींचेगा, FQP। FQP क्या होगा, I इंटू वेक्टर, यहाँ पे लेंथ है वायर की, जो लेंथ होगी वो होगी L, तो I इंटू क्या हो जाएगा, L क्रॉस D मैग्नेटिक फील्ड, I इंटू L क्रॉस B हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फॉर्म में लिखें तो I इंटू LB साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हमेशा क्या नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉइल होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला साइड इसका हमेशा, और ये दोनों साइड है वर्टिकल वाली साइड, दोनों क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा, sin 90, तो ये इस तरह से हो गया ILB हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली FSR की बात करें, ये वाला फोर्स इस साइड पे लगे, SR पे लगने वाला जो फोर्स है FSR, वो भी होगा IL क्रॉस B, और ये भी हो जाएगा ILB sin 90 यानी ILB हो जाएगा। अब जरा लिख लीजिए इसके नीचे, since FP वेक्टर FQP एंड वेक्टर SR, वेक्टर SQP एंड वेक्टर SR are opposite and equal, so they will not produce any translational motion, but their line of action is different, so they will produce rotational motion. Their line of action is different, so they will produce rotational motion. तो रोटेशनल मोशन ये इफेक्ट करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, ये टर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम फाइनली उस टर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो देख लेते हैं एक बार, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस कॉइल पर जो है, इस कॉइल पर अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड से इसका जो एंगल था कितना है, प्लेन का थीटा, हम पहले मान चुके थे, क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये एरिया वेक्टर है वो n कैप है मान लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पे है, फाई एंगल पे, कितना एंगल पे है, फाई एंगल पे। तो सिंपली अगर देखा जाए तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 90 होगा हमेशा, थीटा प्लस फाई कितना रहेगा, 90 रहेगा। अब यहाँ से अगर Q1 एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो जो हमारा QNR एक क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये वाली जो साइड है B दिख रही है, ये होगी हाइपोटेनस और Q1 होगा बेस। अगर हम cos थीटा यहाँ लगाते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन B होगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B cos थीटा। इस तरह से जब हम टर्क निकालने जाते हैं, टर्क एक्सपेरिमेंट बाय द कॉइल, तो कॉइल के द्वारा कितना टर्क निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे हैं, इन दोनों के बीच की यही जो डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच की होनी चाहिए, Q1। तो इस तरह से FQP को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ILB है, और Q1 की यहाँ से कैलकुलेट करके Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B cos थीटा। इस तरह से ये हो गया IL इनटू स्मॉल b कैपिटल B cos थीटा हो गया। अब लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर ये इसका लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये रेक्टेंगल का क्या हो गया, एरिया। तो लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह हम रख देंगे एरिया, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा IA कैपिटल B cos थीटा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, n हो, कॉइल में एक टर्न ना हो बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, n टर्न, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB cos थीटा। अब थोड़ा सा एक चीज करना है, बट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री, सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यही इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने वहां एंगल में रिप्लेस कर देते हैं, या थीटा को ही लिख सकते हैं, या थीटा को ही हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस, हाँ थीटा को लिख सकते हैं हम 90 माइनस फाइव। तो इस तरह से हमारा ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट, टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB cos 90 माइनस फाइव, और cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाता है, तो NIA कैपिटल B ये हो जाएगा साइन फाइव। तो ये फाइनली आपका टर्क इतना होगा, प्रोड्यूस होगा, इतना टर्क प्रोड्यूस होगा किसी कॉइल पर, कोई भी कॉइल होगा उस पर इतना फोर्स लगेगा। सर तो इस फार्मूले को यूज करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि वन मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ द cos और sin, since it depends on the angle taken, whether the plane of the coil or the normal of the coil। तो प्लेन ऑफ द कॉइल से अगर ये थीटा वाला एंगल है तब तो आप cos थीटा लगाइएगा, अगर ये नॉर्मल ऑफ द कॉइल है, कॉइल के नॉर्मल यानी कि जो एरिया वेक्टर है उससे अगर दिया हुआ एंगल है तब तो आप sin थीटा लगाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है फार्मूले को यूज करते समय।